तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ यूपीएससी 2015 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ। और आज मैं अपने इस वीडियो में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो कि 2015 में पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी के सारे प्रश्नों को जो कि 2015 में पूछे गए थे उसे मैंने डिस्कस कर दिया है। मैंने प्लेलिस्ट में इसे डाल दिया है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। हाँ, तो ज्योग्राफी जो है आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि यूपीएससी जो है अपने क्वेश्चंस को पूछता कैसे है और कहाँ से पूछता है, इसके जो पूछने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो ये सारी बातों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, अगर बात ज्योग्राफी की हो और मैप ना आता हो तो ज्योग्राफी हम लोगों का जो है अधूरा रह जाता है। तो इस क्वेश्चन में यूज ऑफ मैप भी बताऊंगा मैं कि मैप का प्रयोग करके यूपीएससी क्वेश्चंस को कैसे पूछता है, जो कि पहले ही प्रश्न में देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो देखिए, ये मैप से प्रश्न पूछा है, ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा देश किसके साथ सीमा को साझा करता है, चाहे वो कोई सागर हो, कोई देश हो या फिर कोई नदी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो अगर बात हम लोग सीरिया की करें तो अपनी बॉर्डर को ये साझा करता है। अगर बात जॉर्डन की करें तो ये बॉर्डर को साझा नहीं करता है। लेबनान साझा करता है, इजराइल साझा करता है। यानी कि सीरिया, लेबनान और इजराइल अपने बॉर्डर को भूमध्य सागर के साथ साझा करता है। और एक ऑप्शन है जो कि बी है, जॉर्डन अपनी सीमा को भूमध्य सागर के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये रहा एशिया, और एशिया का वेस्ट एशिया इसको बोलेंगे हमको। ठीक है, हम लोग इसे बोलेंगे। और इसी में जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान यहाँ आसपास में बसे हुए हैं। और ये देखिए, जो मैं अभी ब्लैक पेन यूज करूँगा तो देखिए ये जो अभी कलर किया मैंने वो भूमध्य सागर है। देखिए आगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो सीरिया है भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर ये लेबनान है, ठीक है, जो मिट गया अभी। तो लेबनान भी जो है वो अपनी बॉर्डर को भूमध्य सागर के साथ साझा कर रहा है। और इजराइल भी साझा कर रहा है। लेकिन जो जॉर्डन है, ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, जॉर्डन जो है अपनी सीमा को सीरिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इराक के साथ केवल सीमा साझा करता है, ना कि भूमध्य सागर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी जो है कितना डीपली में जाके क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो आपको इस तरह का आदत बनाना होगा। आप आदतन कर लीजिए मैप को या फिर कोई भी स्टैटिक फैक्ट को जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, उसे आदतन बना लीजिए, ताकि अगर इससे प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रश्न को ना छोड़े एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन भी जो है वो मैप से पूछा गया है ना। देशांतर और अक्षांश अगर आपका क्लियर है तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। असम और राजस्थान तो बिल्कुल नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान नहीं होगा। असम और गुजरात ये भी नहीं होगा। अगर बात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की करें तो ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। देखिए मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे पूर्वी में है, और गुजरात का जो सीमा है वो सबसे दक्षिण मतलब कि पश्चिमी में है। तो इसीलिए हम लोग जो बोल सकते हैं कि भारत का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? तो इसका उत्तर आप दो तरीका से दे सकते हैं। अगर आपको सागौन के बारे में पता है तब दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इन चारों वनों के बारे में पता है। अगर एक वन भी आप कंफ्यूज हुए तो आपका जो है मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो सागौन के बारे में कैसे दे सकते हैं कि पहले पता करेंगे कि सागौन की जो विशेषता है वो क्या है। तो मुझे इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह लगता है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है, यह जहाँ जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। तो अगर ऑप्शन में से बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एक ऐसा वन है जहाँ पर औसतन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक, अब बात जब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की है, वन की है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले इस वन में सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। पॉइंट नंबर 3, इस वन के अधिकांश वृक्ष लंबे होते हैं। और पॉइंट नंबर 4, इस वन में सागौन के साथ साथ साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सुमन और चंदन प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 से केवल जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना। लेकिन जिसकी विशेषता क्या था, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, इसी से मैंने जो है आइडेंटिफाई किया। आप दूसरे तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्वेश्चन को जो है यूपीएससी बदल सकता है। कैसे? यहाँ जो सागौन दिया है, यहाँ पे आपको शीशम दे देगा, हुर्रा दे देगा, या फिर कोई सदाबहार वन के कोई पेड़ का उदाहरण दे देगा और फिर उससे प्रश्न पूछेगा। तो अगर यहाँ एक पेड़ का नाम को बदलता है तो पूरा जो प्रश्न का आंसर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी जो है वो मैप से है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम। उपरोक्त में से किस में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो अब देखिए, अगर हमको उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग जो है इसका उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन जानकारी है तो आसानी से दे सकते हैं। तो अगर राज्य की यानी कि स्थान की बात करता है और जंगल की बात करता है तो मुझे जहाँ तक पता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केवल वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे पर्वत और पहाड़ी इलाका ज़्यादा हो। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में हिमाचल प्रदेश की तुलना में ज़्यादा पर्वत है और पहाड़ी भी है, इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? देखिए, अगर आपको दक्षिणी अटलांटिक कहाँ है या फिर दक्षिण पूर्वी प्रशांत कहाँ पर है, प्रशांत क्षेत्र कहाँ पर है, यही पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो मैप क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैप यूपीएससी में मस्ट है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक, अब ऑप्शन की बात करते हैं। समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चक्रवात इसके कारण तो नहीं होगा। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होते हैं, तो ये कुछ कुछ चांसेस हैं। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, तो ये नहीं होगा। और उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है, तो ये सही है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा बन रहा है अगर चक्रवात की बात करने की, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए मैप में ये रहा वर्ल्ड मैप।
पहले बात किया दक्षिणी अटलांटिक, तो ये रहा दक्षिणी अटलांटिक, और फिर बात किया है किसका, दक्षिण पूर्वी प्रशांत, तो ये हो गया दक्षिण पूर्वी प्रशांत का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बात किया ITCZ, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन या हिंदी में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्षेत्र है। देखिए ये जितना भी ब्लू कलर है पूरा इस तरह से बीच में, ये पूरा ITCZ का एक एरिया है, यानी कि जोन है, जहाँ पे कम दाब होता है, और इसी के कारण व्यापारिक पवनें जो है इसमें आती हैं दोनों साइड से, उत्तरी गोलार्ध से भी और दक्षिणी गोलार्ध से। तो अगर बात पहले दक्षिणी अटलांटिक की करें तो यहाँ ये बात सच है कि हाँ यहाँ पर भूमि मौजूद नहीं है, या है भी तो बहुत कम है, ना के बराबर। तो यहाँ पे ITCZ जो है उपस्थित है ही नहीं, जिसके कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगर इधर की बात करें दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र की, तो ITCZ का जो क्षेत्र होता है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत में, वो उत्तर की ओर होता है, यानी कि दक्षिण की ओर इधर होता है। भूमध्य सागर, ये जो पीला वाला लाइन है वो भूमध्य रेखा है, तो इसके उधर होता है, और इसी के कारण यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होता है और चक्रवात उत्पन्न यहाँ भी नहीं होता। मेन कारण समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप प्रयास कीजिए समझने का। मैं जहां तक प्रयास कर पा रहा हूं मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होती है? पहला, सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही है। दूसरा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही है। और तीसरा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, और इन्हीं बल के कारण महासागर हो या फिर समुद्र हो, यहाँ पर ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आगे की वीडियो में ज्योग्राफी के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम डेस्टिनेशन so that you may get it soon. All the best.